गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? महास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? दोस्तों महास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक का नाम क्या था? पुराणों में अशोक का नाम क्या था? दोस्तों पुराणों के हिसाब से अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता था। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ये भी पूछा जाता है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों अशोक ने 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? कलिंग पर। ठीक है, कितने ईसा पूर्व? 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? तो दोस्तों अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हमारा अगला सवाल है, अशोक ने आजीविकाओं के रहने हेतु कहाँ की पहाड़ियों में गुफा बनाया? कहाँ की पहाड़ियों में गुफा बनाया? आजीविकाओं को रहने हेतु दोस्तों आजीविकाओं को रहने के लिए बाराबर की पहाड़ियों में गुफा बनाया। कहाँ की? बाराबर की पहाड़ियों में गुफा बनाया अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने बाराबर की पहाड़ी पर कितने गुफा बनाया तथा गुफा का नाम क्या क्या था? अशोक ने बाराबर की पहाड़ी पर कितने गुफा बनाया तथा गुफा का नाम क्या क्या था? तो अशोक ने बाराबर की पहाड़ी पर आजीविकाओं को रहने के लिए 4 गुफा बनाया था। उस गुफा का नाम इस प्रकार है, देखिए, पहली गुफा थी कर्ज, ठीक, दूसरी थी चौपार, तीसरी थी सुदामा, चौथी थी विश्व झोपड़ी। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी गुफाएं थी? ये आजीविकाओं को रहने के लिए गुफाएं बनाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकाओं को कौन सी गुफा प्रदान की? अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकाओं को कौन सी गुफा प्रदान की? कौन सी गुफा दी दोस्तों? अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकाओं को नागार्जुन गुफा प्रदान की। कौन सी? नागार्जुन गुफा प्रदान की। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो दोस्तों अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किस लिए भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण कराया? अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण कराया? दोस्तों 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। किसने कराया? अशोक ने कराया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया था। किस चीज़ का? शिलालेख का। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेख में किस लिपि कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? बताइए, अशोक के शिलालेख में किस लिपि कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अशोक की अभिलेखों में ब्राह्मी, ठीक है, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइकल लिपि का प्रयोग हुआ है। कितनी लिपि? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइकल लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में ग्रीक और अरमाइकल लिपि कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों में ग्रीक और अरमाइकल लिपि हमें अफगानिस्तान में मिले हैं। कहाँ मिले दोस्तों? अफगानिस्तान में मिले हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि कहाँ पर मिली है? तो खरोष्टी लिपि हमें पश्चिम पाकिस्तान में मिली है। कहाँ पे मिली है? पश्चिमी पाकिस्तान में मिली है। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि कहाँ मिली है दोस्तों? अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दोस्तों बताइए, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है खरोष्टी लिपि? दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। और ब्राह्मी लिपि कहाँ पर मिले हैं? दोस्तों ब्राह्मी लिपि भारत में मिली है। कहाँ पर? भारत में मिली है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि भारत में मिली है। और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये भी आप ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है
शिलालेख, ठीक है दोस्तों। दूसरा है स्तंभ लेख दोस्तों। तीसरा है गुहा लेख, ठीक है दोस्तों। 3 भागों में बांटा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? अशोक की शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। कितने में? 1750 में ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है अशोक की शिलालेख किसने खोजा की? अशोक की शिलालेख की खोज पादरेटी पैंथेलर ने की थी दोस्तों। किसने? पादरेटी पैंथेलर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अगला प्रश्न है 1750 ईस्वी में खोजे गए अभिलेखों की संख्या कितनी थी? कितनी संख्या खोजी गई थी दोस्तों? तो दोस्तों इनकी संख्या थी 14 अभिलेखों की संख्या थी जो खोजे गए थे 1750 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने की? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने की? तो दोस्तों बताइए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने की। किसने की? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है अशोक के शिलालेखों, और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या 7 है। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ कहाँ अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों अशोक के स्तंभ अभिलेख 6 अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुए हैं। कितने? 6 अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? बताइए किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? ये अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 7वां अभिलेख सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? बताइए अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्मीदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्मीदेई। अगला प्रश्न अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा है? अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा है? दोस्तों इसमें घोषणा है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किसमें घोषणा है? अशोक के प्रथम अभिलेख में यह घोषणा है, ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक का सार ए कुन्ना कंदहारा अभिलेख किस लिपि में है? कंदहारा अभिलेख किस लिपि में है दोस्तों? तो दोस्तों कंदहारा अभिलेख ग्रीक और अरामाइकल लिपि में है, ये भी आप ध्यान रखना। कौन सा है? कुंदहारा, ठीक है। अगला प्रश्न है उपधा परीक्षण किसे कहा जाता है? दोस्तों उपधा परीक्षण किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा कहा जाता था। पुरोहितों और मंत्रियों की जो जांच होती थी उसको कहा जाता था उपधा। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक की सहायता के लिए मंत्री परिषद थी, उन मंत्री परिषद में कितनी सदस्यों की संख्या थी? बताइए। जो सम्राट अशोक की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाई गई थी उसमें कितने मंत्रियों की संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी? तो दोस्तों उसमें 12, 16 और 20 करता था। मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। कितनी? 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अगला प्रश्न है महामात्र की संख्या कितनी है? बताइए महामात्र की संख्या कितनी है दोस्तों? महामात्र की संख्या है 16। अगला प्रश्न है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या कितनी थी? दोस्तों अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या थी 5। कितनी संख्या थी? 5 संख्या थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा था? चक्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रांतों के प्रशासन को क्या क्या कहते थे? प्रांतों के प्रशासन को क्या क्या कहते थे? तो दोस्तों प्रांतों के प्रशासन को कुमार, आर्यपुत्र और
राष्ट्रीय कहते थे। क्या कहते थे? कुमार आर्यपुत्र और राष्ट्रीय कहते थे किसको? प्रांतों के प्रशासन को। अगला प्रश्न है, अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों ग्राम थी। अशोक के समय ग्राम प्रांत की सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का मंडल होता है? बताइए, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का मंडल होता है? दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल होता है। कितने सदस्यों का? 30 सदस्यों का। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे? किसके अनुसार थे दोस्तों? तो ये थे जस्टिन के अनुसार। जस्टिन के अनुसार क्या था? जस्टिन के अनुसार 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में। अगला प्रश्न है, नायक किसे कहा जाता है? नायक किसे कहा जाता है? दोस्तों नेतृत्व करने वाले को, अधिकारी को नायक कहते हैं। जो सेना में युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करता है उसी को अधिकारी नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो दोस्तों सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता है। क्या कहलाता है? सेनापति कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी था? बताइए। तो दोस्तों ये किसने कहा? ये प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार है। किसने? प्लिनी नामक यूनानी लेखक। कौन सा लेखक था? यूनानी लेखक, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुण पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए, गुण पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है, अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक के समय में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गुप्तचर को। जो दोस्तों गुप्त सूचनाएं देता है इधर उधर की लाके, उसको गुप्तचर कहते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के समय में संस्था किसे कहा जाता था? दोस्तों अशोक के समय में एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले को। ठीक है दोस्तों, काम करने वाले गुप्तचर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचार किसे कहा जाता है? दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले व्यक्ति को संचार कहते थे। किसको कहते थे? संचार। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहे और अपना कार्य करता रहे उसे संचार कहते हैं, कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजुक किसे कहा जाता था? दोस्तों राजुक किसे कहा जाता था? दोस्तों जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सीता भूमि किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, सीता भूमि किसे कहा जाता था? दोस्तों अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। कौन सी भूमि को? सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? बताइए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने विभागों में विभाजित किया? बताइए। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। दोस्तों ये 7 वर्ग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 7 वर्ग हैं, एक दार्शनिक, ठीक है दोस्तों, एक किसान, एक आहिर, दूसरा एक कारीगर, और एक सैनिक, और निरीक्षक और सभासद। दोस्तों ये थे 7 वर्ग जिनमें मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रूप जीव किसे कहते हैं? दोस्तों रूप जीव किसे कहते हैं? स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाला महिला रूप जीव कहलाती है। दोस्तों स्वतंत्रता वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूप जीव कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? वेश्यावृत्ति वाली महिला। अगला है, नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने किस राजा की सहायता ली? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली। किससे? प्रवर्तक से सहायता ली थी। ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासक कब तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों।